हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आप लोगों के लिए आज फिर से लेकर हाजिर हो गए हैं अपनी कहानी डेविल की इनोसेंट वाइफ की अगली कड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 9 को। कहानी अब आगे। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। अंशिका किसी तरह से उतना रात गए सिद्धांत के कमरे में पहुंच तो गई, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस जगह पर ढूंढे जहां पर उसे कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे वो कुछ पता लगा पाए। पर अभी वो सोच ही रही थी कि तभी सिद्धांत अचानक से करवट से सीधा हो गया, जिस वजह से अंशिका एकदम से घबरा जमीन पर झुककर बैठ जाती है। और जब वो देखती है कि सिद्धांत सोया हुआ ही है तो उसके जान में जान आ जाती है और वो वापस से खड़ी होती हुई अलमारी के तरफ मुड़ती ही है कि तभी उसकी नज़र सिद्धांत के तकिए के नीचे जा पड़ती है। उस तकिए के अंदर कुछ तो रखा था जिसे वो सही से देख नहीं पा रही थी, इसीलिए खुद में बोली, ये तकिया के नीचे क्या चीज है। इसे देखने से तो ऐसा लगता है कि किसी की तस्वीर है, पर ये तस्वीर किसकी होगी जिसे इस डेविल ने अपने तकिए के नीचे रखी हुई है। मुझे वो तस्वीर देखनी होगी, पर इस डेविल के पास से वो लूं तो लूं कैसे। अंशिका इतना सोच अपने आप को थोड़ा हिम्मत देती है और फिर एक लंबी और गहरी सांस ले आगे बढ़ जाती है। वो एकदम आहिस्ते आहिस्ते कर अपने कदम सिद्धांत के तरफ बढ़ाती जाती है और वो सिद्धांत के एकदम पास जा पहुंचती है। उसे घबराहट तो बहुत ज्यादा हो रही थी, पर वो फिर भी उस तस्वीर को निकालने के खातिर अपने घबराहटों पर काबू कर रखी थी। बहुत हद तक तो उसने तकिए के नीचे से उस तस्वीर को खींच भी लिया था। पर जैसे ही वो उसके हाथों में आने वाली होती है तभी सिद्धांत अपनी आंखें खोल देता हाँ और अपने सामने अंशिका को देख बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। सिद्धांत की वो डरावनी सी आंखें देख अंशिका के तो मानो पूरा का पूरा शरीर ही जहां का तहां जम सा गया था। वो हिल भी नहीं पा रही थी, बस अपनी आंखों से सिद्धांत को देखे जा रही थी। तभी सिद्धांत एकदम से अपने दोनों हाथों से अंशिका के बाह को पकड़ते हुए उसे बेड पर गिरा खुद उसके ऊपर आ जाता है और अपने हाथों से उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब जाने लगता है। ये देख अंशिका एकदम डर गई और डर के मारे चिल्लाने लगी। लेकिन उसकी चिल्लाहट की आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था, इसीलिए सिद्धांत एक डेविल हंसी हंसते हुए कहता है, जितना चिल्लाना है मिसेज अग्निहोत्री चिल्लाओ, पर तुम्हारी चीख सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। आज दिन में तो तुम मेरे हाथों से बच निकली थी, लेकिन अब कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे। सिद्धांत का ये सब कहना अंशिका को डराने के लिए काफी था। वो तो रोने लगी और रोते रोते ही बोले जा रही थी, प्लीज छोड़ो मुझे, जाने दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरे साथ छोड़ो मुझे। अंशिका अपनी पूरी जोर लगा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी एक भी नहीं चली और सिद्धांत अपने गुस्से में अंशिका के होठों पर अपना होंठ रख देता है और उसे जबरदस्ती किश करने लग जाता है। अंशिका छटपटा रही होती है, पर सिद्धांत उसे फिर भी नहीं छोड़ता है और बस उसके गुलाबी होठों को चुम्बे जा रहा होता है। इतने पेशेंटली किश करने की वजह से सिद्धांत ने अंशिका के होठों को काट भी लिया था, जिस वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। और जब सिद्धांत का मन भर गया उसके बाद वो उसे बेड पर ही छोड़ खुद बेड पर से उठे एकदम भारीदार आवाज में बोलता है, इस किश से मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ जिसके बारे में शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये किश याद रखना, वरना मुझे दोबारा ऐसा कुछ करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा और मेरे कैद से आजाद होने का सपना अपने दिमाग से निकाल देना मिसेज अग्निहोत्री। सिद्धांत इतना बोल कमरे से गुस्से में निकल जाता है। उसके जाते ही अंशिका एकदम बेड पर उठ बैठ खुद को अपने हाथों से सिमट फुट फुट कर रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, भगवान आपने ऐसा क्यों होने दिया, मुझे उस शैतान से क्यों नहीं बचाया। इस तरह से वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था, पर आपने भी मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरी इज्जत को ताड़ ताड़ कर दिया है। अभी वो रो ही रही थी कि तभी उसे वो तस्वीर की वापस से याद आ जाती है और वो झट से तकिया हटा उस तस्वीर को अपने हाथ में उठा लेती है और बोलती है, आखिर में ये किसकी तस्वीर को इस तरह से तकिए के नीचे रखता है, मैं देखूं तो जरा। अंशिका इतना बोल उस पलटे हुए तस्वीर को सीधा कर ही रही होती है कि तभी वापस से सिद्धांत कमरे में आ खड़ा हो जाता है और एकदम तेजी में अंशिका के पास जा उसके हाथों से उस तस्वीर को खींचकर छीन लेता है। मुंबई सिटी, रूहानी का घर। रूहानी एकदम निराश अपने घर वापस लौट आई थी, उसके साथ काया भी थी। उसे जब उतना दुखी और चुप चुप उसकी माँ ने नोटिस किया तो वो काया से पूछती है, काया बेटा रूहानी को कुछ हुआ है क्या, वो इतनी दुखी क्यों लगा रही है। इस तरह की बात सुन काया थोड़ा उनके चेहरे को देखने लगती है और फिर उसने सारी बात जानते हुए अनजान बनने की नाटक करते हुए पूछती है, क्यों आंटी,
आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? तभी शांति जी कहती है, वो जब से रूही घर आई है पता नहीं किस ख्यालों में खोई हुई है। सुबह तो तुम्हारे साथ बड़े ही खुशी खुशी कॉलेज गई थी, तो फिर अभी उसे अचानक से क्या हो गया? आंटी कुछ भी तो नहीं हुआ है रूहानी को। हो सकता है उसे अंशिका की याद आ रही होगी। अच्छा आंटी अभी मैं चलती हूँ, आपसे कल मिलती हूँ। काया ऐसा बोल शांति जी को नमस्ते बोल वहां से निकल जाती है और उसके जाने के बाद शांति जी भी किचन में रूहानी के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। रूहानी का कमरा। अपने कमरे को अंदर से बंद कर कुछ देर तक तो बेड पर बैठी रही, लेकिन जब उससे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था तो वो उठकर बाथरूम चली गई और वहां शॉवर खोल उसके नीचे आ खुद को खड़ी कर पानी में भीगने लगी। अभी वो कुछ देर पानी में भींगी ही थी कि उसे अंशिका और सिद्धांत की शादी वाली तस्वीर याद आने लगी। हाँ, उस तस्वीर में भी सिद्धांत के चेहरे पर मास्क लगा हुआ ही था, पर उसे देखकर इतना पता चल पा रहा था कि वो डेविल ही है। अंशिका की शादी अपने हीरो के साथ सोचकर भी रूहानी का खून खोल उठ रहा था। तभी वो खुद में रोते हुए बोली, नहीं अंशु, तू तो मेरी सबसे बेस्ट दोस्त थी ना, तुझे पता था ना कि मैं सिद्धांत अग्निहोत्री से कितना ज्यादा प्यार करती थी। और तुझे तो वो पसंद भी नहीं था, तो तू अंशु इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकती हो? उस दिन उस पुलिस वाले ने भी मुझे बताया था कि तेरी शादी मेरे हीरो से हो चुकी है, पर मैंने ही नहीं माना था। इसका मतलब कि तू कोई किडनैप हुई ही नहीं थी उस दिन, बल्कि तू मुझसे मेरा हीरो छीन कहीं जाकर आराम की जिंदगी जी रही है और मैं तुझे ढूंढने के लिए दिन रात एक की हुई हूँ। बहुत बड़ा धोखा दिया है अंशु तूने। आज मैं भी तुझसे एक वादा करती हूँ, जिस तरह से तूने मुझसे मेरा हीरो छीनने की कोशिश करी है ना, वो दिन बहुत जल्द ही आने वाला है जब मैं तुझसे तेरा पति यानी कि सिद्धांत अग्निहोत्री, जो पहले भी मेरा था और आगे भी मेरा ही होगा, वो छीन लूंगी। अब तक तूने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी है, अब तू देखेगी मेरा नफरत। रॉयल पैलेस। अभी अंशिका तो उस तस्वीर को देख भी नहीं पाई थी कि तभी सिद्धांत उससे वो तस्वीर छीन कर चला गया। एक तो पहले ही उसके साथ जबरदस्ती उसने किश कर लिया, ऊपर से अब उसे सच तक पहुंचने से भी बार बार रोके जा रहा है। ये सब अब अंशिका से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से वो बेड पर से उतर अपने आप को थोड़ा सही कर सीधे कमरे से निकल सिद्धांत के कमरे के तरफ जाने लगी और कुछ ही देर में वो उसके कमरे में पहुंच भी गई। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो सिद्धांत उस तस्वीर को अपनी अलमारी के तिजोरी में रख उसमें चाबी लगा रहा था। ये देख वो बिना डरे सिद्धांत के पास जा खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में वापस अपने कदम रखने की मिसेज अग्निहोत्री? लगता है अभी जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो काफी नहीं था तुम्हें ये बात समझाने के लिए कि तुम किसके कैद में हो, तभी तो यहाँ मेरे कमरे में आकर खड़ी हो गई हो। सिद्धांत अपने भारी भरकम आवाज में बोले जा रहा था। उसकी आवाज सुन अंशिका को डर तो लग रहा था, पर अब वो इतने दिनों से उसके साथ रह रही थी तो थोड़ी आदत सी हो गई थी उसे ये सारी बातें सुनने की, इसीलिए वो सिद्धांत की बात सुनने के बाद भी वहीं पर खड़ी टिकी रही और बोली, तुम्हें वैसे भी जो कुछ करना है मेरे साथ तुम कर ही रहे हो, फिर मैं चाहूँ या ना चाहूँ। अब मुझे तुमसे सच कहूँ तो डर भी नहीं लगने लगा है। तुम जैसे काया इंसान से भला मैं क्यों ही डरूं? नहीं देखो ना, वैसे तो तुम इस शहर को अपने कंट्रोल में रखते हो और ये शहर के लोग भी तुमसे कांपते हैं, पर वही सिद्धांत अग्निहोत्री एक लड़की को किडनैप कर उस पर अपनी ताकत दिखा रहा है। अगर ताकत दिखाने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ जाकर अपनी तरह किसी मर्द पर अपनी ताकत दिखाओ। इस तरह कायरों की तरह मुझ पर जोर दिखाकर क्या खुद को बहादुर समझते हो? तुम बहादुर नहीं बल्कि एक कमजोर और काया इंसान हो। अंशिका की एक एक शब्द ना जाने सिद्धांत पर क्या ही असर कर रहे थे, उस वजह से वो एकदम से खुद पर से काबू खोए जा रहा था और अपने हाथों से सर को पकड़ बस बार बोले जा रहा था, चुप करो, मेरा सर फटा जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ चुप करो, जाओ यहाँ से। अंशिका बोले जा रही थी और सिद्धांत का सर फटा जा रहा था, इसीलिए सिद्धांत उसे बार बार जाने को बोल रहा था, पर अंशिका उसकी सुन ही कहाँ रही थी, बस अपना बोले जा रही थी। इस तरह से अंशिका को खुद पर इतना दोष लगाते हुए देख अब सिद्धांत से रहा नहीं गया और झट से वो अंशिका का हाथ पकड़ता है और उसे दीवार पर लगाते हुए एकदम बेदर्दी के जैसे उसे बेइंतहा होठों पर उसके गर्दन पर चुंबने लगा। इस तरह से वो पेशेंटली किश कर रहा था कि अंशिका को उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो इसीलिए खुद को किसी तरह से खुद को छुड़ाने के लिए बार बार सिद्धांत को अपने आप से दूर करने की कोशिश किए जा रही थी। पर सिद्धांत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई। आखिर में वो हार ही गई और बस अपनी आंखें बंद कर अंदर ही अंदर रोने लगी।
तभी सिद्धांत एकाएक उससे दूर हो खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे को एकदम अपने डरावनी आंखों से देखने लगता है और फिर दौड़ते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। सिद्धांत एकदम तेजी में दौड़कर उसी तहखाने वाले कमरे में चला जाता है और वहां जाकर अपने आप को उस कमरे में बंद कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वहां के सामानों को उठ उठा फेंकने भी लगता है और साथ ही साथ में बोलने लगता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ओ सीट, में पागल हो जाऊंगा इस गिल्ट में। इधर अंशिका एकदम से अपनी आंखों से आंसू बहाने लग जाती है और रोते हुए जमीन पर बैठ खुद को कोसते हुए बोली, प्लीज गॉड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर में वो डेविल मेरे साथ इतना जबरदस्ती कैसे कर सकता है? आज फिर से वो मेरे साथ जबरदस्ती किया, इससे अच्छा तो मुझे किसी भी तरीके से मार ही दीजिए भगवान जी, मुझे नहीं जीना है ऐसी जिंदगी। अंशिका इतनी तकलीफ में थी इस वक्त कि वो किसी को बता भी नहीं सकती थी और ना ही उसकी तकलीफ सुनने वाला वहां पर कोई और था। वो रोते रोते जमीन पर ही लेट गई। रात का समय। बड़े काका और रामा सारे स्टाफ के साथ मिलकर सारा खाना बना लिया था और अब वो रात के खाने को डाइनिंग टेबल पर सजा रहा था सिद्धांत के आने से पहले। लेकिन आज लगभग रात के 10 बज चुके थे, अभी तक सिद्धांत खाना खाने के लिए टेबल पर नहीं आया था। आज से पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ था कि सिद्धांत खाना खाने समय पर नहीं आया हो। ये देख बड़े काका रामा से बोले, अरे रमा बेटा, आज क्या खाने का समय अभी तक नहीं हुआ है क्या? बड़े काका की बात सुनते ही रामा बोल पड़ा, पता नहीं काका, वैसे तो आज खाने का समय हो चुका है पर ना जाने अभी तक डेविल सर क्यों नहीं आए हैं। हो सकता है आज वो इस वक्त तक घर पर नहीं है, तभी तो वो अभी तक नहीं खाने पर पहुंचे हैं, वरना आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हाँ रामा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर अब हम सब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम ये खाना इसी तरह सजे रहने दे या फिर हटा ले। अभी ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रिचेश अपने कंधे के सहारे सिद्धांत को टांगे रॉयल पैलेस के अंदर घुसा चला आ रहा था। वैसे तो सिद्धांत का पूरा चेहरा मास्क से कवर था पर उसके पूरे बॉडी पर जगह जगह चोट के निशान थे और उसमें से खून भी निकल रहा था। ये देख बड़े काका एकदम से दौड़ते हुए रिचेश के पास जा खड़े हुए और घबराते हुए बोले, ये डेविल सर को क्या हो गया बेटा? इन्हें इतनी चोट कैसे आ गई और फिर ये खून? बड़े काका की बात सुन रिचेश बोलता है, डेविल सर के कार का एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से इन्हें चोट आ गई है। बड़े काका आप जल्दी से जाकर इनके जख्म को साफ करने के लिए थोड़ा पानी लेकर इनके कमरे में आ जाइए। मैं तब तक डेविल सर को उनके कमरे में ही लेकर जाता हूँ। रिचेश ये बोल सिद्धांत को उसके कमरे में लेकर जाने लगा। तभी बड़े काका भी एकदम घबराए हुए किचन के तरफ उनके जख्म को साफ करने के लिए पानी लाने जाने लगे। तभी रामा बोल पड़ा, बड़े काका ये आप क्या कर रहे हैं? अरे वो है डेविल, उसके लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो उसी लायक है ही, जब दूसरों के साथ गलत करेगा तो उसके खुद के साथ क्या होगा? इस वक्त रामा की बात सुन बड़े काका एकदम से उससे गुस्सा हो पड़े और उसे डांटते हुए बोले, रामा ये कैसी बात कर रहे जो तुम्हें क्या जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है डेविल सर को उस हालत में देखकर? अरे उन्हें इतनी ज्यादा चोट आई है और तुम इस वक्त ये सारी बात कर रहे हो। इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। बड़े काका ये बोल दौड़ते हुए किचन में चले गए। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। सिद्धांत का इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से बड़े काका को बहुत दुख हो रहा था पर रामा को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से बड़े काका उसे थोड़ा डांट जल्दी से किचन के तरफ भागते हुए चले जाते हैं ताकि जल्दी से वो पानी गर्म कर ले जा सके। बड़े काका को सिद्धांत की इतनी फिक्र करते देख रामा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपना मुंह बनाते हुए हिलते डुलते अपना काम करने लग जाता है और खुद में बरबरा भी रहा होता है। तभी अंशिका जो अभी जाकर अपने कमरे से निकली थी, वो रामा को अकेले अकेले बड़बड़ाते हुए देखकर थोड़ा आश्चर्य होते हुए बोली, ये रामा इस तरह से खुद में क्यों बात किए जा रहा है? उसके चेहरे को देखने से तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ गुस्सा में हो। जाकर देखती हूँ बात क्या है। अंशिका इतना बोल सीढ़ी से उतर डाइनिंग टेबल के पास चली जाती है और एक कुर्सी के पास जा खड़ी होते हुए बोल पड़ती है, रामा कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम इस तरह अकेले अकेले में क्या बात किए जा रहे हो? अंशिका को देखकर रामा अपनी सारी गुस्सा उस पर निकालने लगता है और कहने लगता है, अब हम जैसे नौकरों की चिंता आप जैसी बड़े लोग करें ये आपको शोभा नहीं देता है मैडम साहब। आप डेविल सर की पत्नी है, उस हिसाब से तो आपको भी हम में कुछ ना कुछ गलती निकाल सजा देते रहना चाहिए।
रामा को गुस्सा था कि उसे सिद्धांत की वजह से बड़े काका ने डांट लगा दी और वो अपनी गुस्सा अंशिका पर ही निकलाने लगा, जिसे अंशिका समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए वो थोड़ा संकोच करते हुए पूछी, प्लीज रामा, तुम मुझे उस डेविल की तरह क्यों समझते हो? तुम्हें भी तो पता है कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, उसने तो मुझे जबरदस्ती यहाँ उठाकर कैद कर रखा है। और फिर तुम बोल क्या रहे हो ये भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ हाँ मैडम साहब, आप भला हमारे जैसे छोटे मोटे नौकरों की बात क्यों समझने लगी? रामा अभी इतना बोला ही था कि तभी बड़े काका, जो रसोई घर से एक बड़े से कटोरा में पानी को गर्म कर लेकर आ रहे थे, वो रामा को अंशिका के साथ इस तरह से बदतमीजी भरी बातें करते हुए देख थोड़ा ऊंचे आवाज में बोल पड़े, रामा ये तुम किस तरह से अंशिका बिटिया से बात कर रहे हो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम आखिर में किस बात से इतने चिढ़े हुए हो। बड़े काका को रामा को डांटते देख अंशिका उनसे कहती है, कोई बात नहीं काका, शायद इसे इस बात का गुस्सा होगा कि मैं भी उस डेविल की तरह ही हूँ। खैर ये बात छोड़िए, आप ये गर्म पानी लेकर कहाँ जा रहे हैं? अंशिका एक बस नॉर्मली टोन में ये बात पूछी। तभी बड़े काका कहते हैं, अंशिका बिटिया, वो हम ये डेविल सर के कमरे में लेकर जा रहे हैं। उनकी बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गई है, उन्हीं के आदमी उन्हें घर पर लेकर आए हैं। जैसे ही अंशिका ये बात सुनती है, वो एक पल को पूरा शॉक हो जाती है, पर फिर अपने साथ किए गए जबरदस्ती का याद आते ही वो एकदम गंभीर हो बोल पड़ती है, जो दूसरे के साथ बुरा करता है, भगवान उसके साथ भला कैसे अच्छा होने दे सकते हैं? वो डेविल इसी लायक है। इससे आगे बड़े काका कुछ कहते या फिर रामा कुछ बोल पाता, उससे पहले ही अंशिका दौड़कर वापस सीढ़ियों के तरफ भाग गई और वापस से अपने कमरे में चली गई। बड़े काका भी उसके जाते ही सिद्धांत के कमरे के तरफ बढ़ चले। इधर अंशिका कमरे में बेड पर बैठी अपने दोनों हाथों से बेडशीट को पकड़ी खुद में बोले जा रही थी, उस इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो इसी लायक ही है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। सिद्धांत का कमरा। रिचेश सिद्धांत को किसी तरह संभालकर बेड पर लिटा दिया था और उसके शर्ट को खोल उसके पूरे शरीर में जगह जगह हुए जख्म को गर्म पानी से साफ करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से सिद्धांत बेहोशी के हालत में भी दर्द से कराह रहा था। तभी बड़े काका वो पानी लेकर कमरे में आ जाते हैं और रिचेश के पास आ बोलते हैं, ये लीजिए सर। बड़े काका से सिद्धांत के इतने गहरे चोट देखे नहीं जा रहे थे, उन्हें बहुत दया आ रही थी उस पर, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, इसीलिए वो कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ गए, पर जैसे ही वो दरवाजे के तरफ मुड़े, दरवाजे पर अंशिका को खड़ी देख वो थोड़ा हैरान हो गए। अंशिका बिटिया, आप यहाँ पर? बड़े काका की बात सुन रिचेश भी दरवाजे के तरफ अपनी नजरें घुमा लेता है और अंशिका को देखते ही वो बेड पर से उठ खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ सामने कर अंशिका से कहता है, मीम आप यहाँ पर क्या कर रही है इस वक्त? रिचेस की बातों का अंशिका कुछ जवाब नहीं दी और कमरे के अंदर आ सिद्धांत के पूरे शरीर पर पड़े उतने गहरे और गंभीर जख्म देख वो घबराई हुई से रिचेस से बोली, तुम्हें क्या अपनी अक्ल नहीं है? तुम्हारे बॉस का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, उसके पूरे शरीर में बहुत सारी चोटें आई है, और तुम हो कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय घर पर ले आए हो, ऐसे में तो वो मर सकता है। अंशिका की पूरी बात सुनने के बाद रिचेस कहता है, मैं जानता हूँ कि डेविल सर को काफी गंभीर चोटें आई है, पर मैं फिर भी उन्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकता हूँ। अगर वहां गया तो हमें चारों तरफ से पुलिस घेर लेगी, इसी वजह से मैं मजबूर हूँ इन्हें घर पर ही लाने को। जब अंशिका रिचेश की बात सुनती है तो खुद में बड़बड़ाते हुए बोलती है, हम पुलिस से बचने के चक्कर में इसकी जान जोखिम में डाल रहा है। अच्छा तुम जरा पीछे हटो, मैं देखती हूँ, शायद कुछ कर सकूं। क्या अंशिका बिटिया, आप डेविल सर का इलाज करेंगी? बड़े काका एकदम खुश होते हुए ये बात पूछे, जिस पर अंशिका बोलती है, अब क्या करूं काका, मेरा दिल पत्थर का नहीं है ना, इसी वजह से मैं सामने किसी को मरते हुए देख शांत नहीं बैठी रह सकती हूँ। वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, पर काका आप मेरा एक काम करेंगे? अंशिका के ऐसा बोलने पर बड़े काका झट से बोल पड़े, हाँ हाँ बिटिया, आप बताइए ना हमें क्या करना है, हम अभी लाते हैं। तभी अंशिका बोलती है, काका आप एक कटोरा में थोड़ी सा हल्दी, उसमें थोड़ी सी दही और थोड़ा डिटोल की बूंदें मिलाकर जल्दी से ले आइए। और मिस्टर रिचेस, तुम जल्दी से बाहर मार्केट से जाकर, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, वो ले आओ, उससे काफी हद तक इसे आराम मिलेगी और इसके जख्म भरने में भी मदद मिलेगी। अंशिका के कहने पर रिचेस जल्दी से वो दवाई का पर्ची ले बाहर की तरफ भाग निकल गया। जब तक अंशिका वहां अकेली बैठी थी, तब तक वो सिद्धांत के जख्म को उसी गर्म पानी में एक कॉटन के कपड़े को डाल उसे गाड़ कर धीरे धीरे उसके सारे घाव को साफ कर रही थी।
घाव की वजह से सिद्धांत बेहोशी के हालत में भी एकदम तड़प रहा था, जिसे देख अंशिका धीरे से बोलती है, तुम्हें भी दर्द हो रहा है मिस्टर डेविल। मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ दूसरों को दर्द देना ही आता है। वैसे मैं चाहती तो बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी बचाऊं, पर क्या करूं, मैं तुम्हारे जैसे पत्थर दिल इंसान नहीं हूं, इसीलिए खुद को नहीं रोक पाई। अंशिका ये सारी बातें किए जा रही थी और सिद्धांत के जख्म साफ भी कर रही थी, तभी बड़े काका अपने हाथ में वो हल्दी वाला लेप लेकर कमरे में आ बोले, ये लीजिए बिटिया जी, आपने जैसा कहा था मैंने लेप बिल्कुल उसी तरह की बनाई है। बड़े काका के कहते ही अंशिका झट से वो हल्दी वाला लेप उनके हाथों से ले सिद्धांत के जख्म पर धीरे धीरे कर लगाने लगती है। जैसे जैसे सिद्धांत के जख्म पर लेप लगते जाते हैं, उसके अंदर दर्द के तकलीफ की वजह से जो कराहने की आवाज आ रही होती है वो कम होते जा रहे थे। इसी बीच रिचेश भी दवाई लेकर आ जाता है और अंशिका को दे देता है। तभी अंशिका वो दवाई सिद्धांत के मुंह में डाल उसे गिलास से पानी पिलाने की कोशिश करने लगती है, और जब अंशिका दवाई खिला देती है सिद्धांत को, उसके बाद वो बेड पर से खड़ी होते हुए रिचेस के तरफ देख कहती है, मैंने मिस्टर डेविल को दवाई खिला दी है और ये हल्दी वाला लेप भी जख्म पर लगा दिया है, इस सब से उसे जल्दी ही आराम मिल जाएगा। और हाँ मिस्टर रिचेश, जब हल्दी का लेप सूख जाए तो उसके बाद तुम उसे गर्म पानी में कपड़े डाल पोंछ देना और फिर से हल्दी का लेप लगा देना। 2 से 3 दिन तक हल्दी का लेप लगाने से ये जख्म के निशान हल्के हो जाएंगे और घाव भी जल्दी ही भर जाएंगे। अंशिका इतना बोल जल्दी से कमरे से निकल वापस अपने कमरे के तरफ चली जाती है और रिचेश सिद्धांत के पास बैठ जाता है, उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। तभी अपनी आंखों में नमी भरे बड़े काका रिचेश से बोले, सर हमारी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि हम आपको कुछ बोल सके, पर फिर भी उम्र में बड़े होने के नाते आपसे कहना चाहते थे कि। बड़े काका इतना बोलते बोलते चुप हो गए, ये सोचकर कि कहीं रिचेश उन पर गुस्सा ना हो जाए, पर बड़े काका को अचानक से चुप देख रिचेश पूछा, बड़े काका आपको क्या बोलना था, बोलिए। आप इस तरह बीच में ही बोलना बंद क्यों कर दिए, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए आपको जो बोलना है। रिचेश जब कहता है कि वो बोले तो बड़े काका कहते हैं, आप तो डेविल सर के दोस्त हैं ना, तो आप उन्हें इन जुल्मों के दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। आज इसी के वजह से इनकी ये हालत हुई है। बड़े काका की पूरी बात सुनने के बाद रिचेश उनके तरफ मुड़ देखते हुए कहता है, काका आपकी बात सही है, पर एक सच्चाई ये भी है कि इस दुनिया में एक बार अगर कोई कदम रख दे तो वो फिर वापस से पीछे नहीं लौट सकता है, और मैं डेविल सर से ये बात बोलूं इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। अगली सुबह जब सिद्धांत को हल्का हल्का होश आने लगता है, तब रिचेश उसके पास जा बड़े ही शांत आवाज में पूछता है, डेविल सर क्या अब आप ठीक है। रिचेश की बात सुन सिद्धांत उसकी तरफ बड़े ही भारी भरकंप आवाज में बोलता है, रिचेश क्या मेरे इलाज के लिए तुमने यहाँ पर किसी डॉक्टर को बुलाया था। सिद्धांत को डर था कि कहीं डॉक्टर ने अपना मुंह पुलिस वालों के सामने खोल दिया तो रॉयल पैलेस के अंदर क्या चल रहा है तो ये सारी बातें पुलिस वालों को खबर हो जाएगी। लेकिन तभी रिचेश बोला, नहीं डेविल सर, मैंने यहाँ पर आपके इलाज के लिए किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया है, क्योंकि इस वजह से हमारे बारे में पुलिस को भनक लगने का खतरा बढ़ सकता था, वो तो आपकी इलाज अंशिका मैडम ने किया है। जैसे ही रिचेश ये बात बोलता है, उसकी बात सुनते ही सिद्धांत की आंखें एकदम से भौचक के रह जाते हैं और वो 1 मिनट भी बेड पर लेटे जैसे तैसे उठने लगा। रिचेश उसे संभाल कर बिठाते हुए बोले जा रहा था, डेविल सर ये आप क्या कर रहे हैं। अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है, और फिर जो काम है आप हमें बोलिए, हम कर देते हैं। रिचेश बोले जा रहा था और सिद्धांत उसकी बातों को अनसुना कर उठने की कोशिश किए जा रहा था। फाइनली वो उठ अपने पैर पर खड़ा हो ही गया और तेजी में कमरे से लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। रिचेश भी सिद्धांत को रोकने के लिए बार बार आवाज देते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहा था। अंशिका वाला कमरा। अंशिका बेड से लगकर जमीन पर अपने आप को दोनों हाथों में सीमेटे बैठे हुई थी और अपनी आंखों में पानी भरे बस अपने उन खुशियों को याद कर रही थी, और अपनी सबसे प्यारी दोस्त रूहानी को भी। तभी कमरे में एकदम से बेधड़क लखराते हुए सिद्धांत आ खड़ा हो जाता है और अपनी डरावनी आवाज से पूछता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई। सिद्धांत की आवाज सुनते ही अंशिका झट से अपनी यादों की दुनिया से बाहर आ जाती है और सामने सिद्धांत को देख घबराते हुए उठ खड़ी हो जाती है। रूहानी का घर। रूहानी अपने कमरे में लगभग 2 दिनों से बंद हुई पड़ी थी। ना तो वो कुछ सही से खा रही थी और ना ही पी रही थी। उसे इस तरह से खुद को कमरे में बंद किए देखकर उसकी माँ को अब उसके लिए चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो अब दरवाजा खटखटाते हुए बोलने लगी,
रूही बेटा मेरी बात तो सुन। तू कब तक खुद को सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराती रहेगी? अंशिका के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और तुम देख लेना वो जहाँ कहीं पर भी होगी बिल्कुल सुरक्षित होगी। प्लीज बेटा तू कम से कम एक बार अपनी मम्मा के लिए दरवाजा खोल दे। शांति जी को लग रहा था कि रूहानी अपनी दोस्त के किडनैपिंग की वजह से इतना अपसेट है, पर यहाँ तो पूरी की पूरी बात ही उल्टी हो चुकी थी। अभी शांति जी कुछ और बोलती तभी रूहानी सामने से दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही शांति जी झट से आगे बढ़ रूहानी को गले से लगा बोलने लगती है, बेटा तू क्यों अपने आप को सजा दे रही है इन सब के लिए? प्लीज इस तरह से भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा खाना खा लो रूहानी। तभी रूहानी भी अपनी माँ के गले लगे हुए ही एक अलग ही भाव में बोलती है, हाँ मम्मा शायद मैंने कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया अंशु की किडनैपिंग को, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। अब मैं परेशान नहीं रहूंगी। रूहानी के बात का एक एक शब्द कुछ और ही तरफ इशारा कर रहा था, पर शांति जी को लगा शायद वो अब समझ चुकी है कि इस तरह भूखे प्यासे रहने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए ये सब बोल रही है। इसीलिए वो उसे और प्यार से सहलाते हुए कह देती है, तब ये हुई ना मेरी रूह वाली बात। मुंबई सिटी, रॉयल पैलेस। अंशिका जो अभी तक अपने सपनों के दुनिया में ही खोई सी हुई थी, सिद्धांत की उतनी डरावनी आवाज सुनते ही वो एकदम से झटके में वापस अपने सपनों के दुनिया में से रियलिटी में आ गई और सिद्धांत को सामने देख घबराई हुई से खड़ी हो बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? जब ये बात अंशिका बोलती है तो सिद्धांत उसके थोड़ा पास आते हुए उसी भारीदार आवाज में बोलता है, मैं जानना चाहता हूँ कि जब तुम मेरी कैद से आजाद होना चाहती हो तो फिर तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था तो तुमने खुद को आजाद ना करके मेरी जान क्यों बचाई? मुझे साफ साफ बताओ इसके पीछे क्या इरादा है तुम्हारा? जैसे ही सिद्धांत अपने इरादे की बात करता है तभी अंशिका की चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है और वो बड़े ही बेबस भरी नजरों से सिद्धांत के तरफ देखते हुए बोलती है, इरादा? वाह क्या बात कही है तुमने, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं अपने सामने किसी भी इंसान को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, फिर चाहे वो इंसान के भेष में शैतान ही क्यों ना हो। और बस इंसानियत के नाते ही मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि मुझ में अभी भी इंसानियत बाकी है। मैं तुम्हारे जैसे कमजोर और कायरों की तरह दूसरों को अपनी आंखों के सामने ही तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ। फिर एक बार अनजाने में ही सही, पर अंशिका ने सिद्धांत को कमजोर और काय से बराबरी कर दी, जिस वजह से वो सिद्धांत जो अंशिका के तरफ थोड़ा पिघला था वापस से उसी गुस्से वाले डेविल के अवतार में आ गया और तेजी में अंशिका के तरफ बढ़ते चला गया। अंशिका चूंकि कहीं भी भाग नहीं सकती थी क्योंकि उसके पीछे दीवार था, इसीलिए वो सिद्धांत के चंगुल में फंस गई। सिद्धांत उसे एकदम कसकर दोनों कलाई को पकड़े दीवार में सटाते हुए गुस्से से अपनी आंखें उसके पूरे चेहरे पर घुमाए जा रहा था और बस बार बार एक ही बात उससे बोले जा रहा था, मैं काया नहीं हूँ समझी तुम? अगर मैं कमजोर होता तो अभी तक मैंने तुम्हें जिंदा ना रखा होता, अभी तक तुम्हारी टिकट काट दी होती, पर अगर तुम मुझे बार बार यही बोलोगी तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर बैठूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहती हो तो आइंदा मेरे सामने ये शब्द बोलने की कोशिश मत करना। सिद्धांत इतना बोल अंशिका के तरफ उसी अंदाज में घूरता रहा, तभी अंशिका भी बिना देरी किए पूछ बैठी, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सब कहकर बुलाऊं तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा रिश्ता क्या है अनंत अंकल से? आखिर में उस तहखाने में ऐसा कौन सा राज छिपा हुआ है जिसके बारे में यहाँ पर तुम्हारे सिवा और दूसरे किसी को भी पता नहीं है? अनंत अंकल और उनकी पूरी फैमिली है कहाँ पर? क्या तुमने उन लोगों के साथ कुछ? अंशिका सवाल पर सवाल दागे जा रही थी, जिसे सुन सुन सिद्धांत अपने काबू से बाहर हुए जा रहा था, इसीलिए वो खुद के गुस्सा को अपने आप पर हावी होने से रोकने के लिए तेजी में अंशिका के दोनों हाथ छोड़ कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी अंशिका को ना जाने क्या सूझा और वो एकदम बेखौफ उसके सामने आ खड़ी हो गई और बिना आंखों में डर के वो सिद्धांत को रोकते हुए बोली, नहीं मिस्टर डेविल, अब जब कि तुम मेरे साथ इतना कुछ कर ही चुके हो तो मैं भी तुमसे अनंत अंकल और उनकी फैमिली के बारे में बिना जाने नहीं रहूंगी। मुझे बताओ कि कहाँ है वो लोग? तुमने उन लोगों के साथ क्या किया है, बोलो। सिद्धांत खुद को काबू करने की कोशिश किए जा रहा था, पर अंशिका के एक एक सवाल उसे बेकाबू करने पर मजबूर किए जा रहे थे। आखिर में जब सिद्धांत अपने आपे से बाहर हुआ तो वो एकदम तेजी में अंशिका को अपने गोद में उठाया और बिना अंशिका को संभलने तक का मौका दिए झट से उसे बेड पर ले जाकर जोर से पटक उसके ऊपर आ उस डरावनी आंखों से उसे घूरते हुए अगले ही पल उसके गर्दन पर अपनी होठों के निशान छोड़ने लगा।
इस तरह से डेविल के जुनूनी भरे किश करने के कारण अंशिका को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए वो खुद को उससे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो सिद्धांत से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। सिद्धांत भी अपना पूरा गुस्सा अंशिका को बिना उसकी मर्जी के किश कर निकाल रहा था, और जब उसे संतुष्टि मिल गई तो वो उसे छोड़ बेड पर से उठ खड़ा हो गया और गुस्से भरी नजरों से अंशिका के मजबूर चेहरे को देख फौरन ही कमरे से चला गया। वो तो चला गया, पर उसके जाने के बाद अंशिका दौड़कर बेड पर से उतर शीशे के पास जा खड़ी हो गई और अपने गर्दन पर पड़े जगह जगह सिद्धांत के जबरदस्ती किश करने की निशान को देख जोर जोर से रोने लगी और अपने दोनों हाथों से उस निशान को हटाने के लिए उसे बार बार पोंछे जा रही थी, पर इससे उसे और ज्यादा तकलीफ ही हो रही थी। जब उसके पोंछने पर भी वो निशान नहीं छूट रहे थे तो वो फुट फुट कर रोते हुए ही जमीन पर नीचे गिर बैठ गई और अपने आप को खुद में समेट लेती है। रॉयल पैलेस। अंशिका के साथ एक बार फिर से सिद्धांत ने बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती उसे किश किया, जिस वजह से अंशिका को अपने आप से घिन आ रही थी। जब वो शीशे में खुद के शरीर पर सिद्धांत के दिए गए निशान को देखी तो उससे ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो दौड़कर बाथरूम चली गई और वहां हमेशा की तरह शॉवर चला उसके नीचे बैठ रोने लगी। लगभग 1 घंटा तक वो उसी तरह पानी में भीगते रही। तहखाने वाला कमरा। सिद्धांत इस कमरे में सारा सामान इधर से उधर उठा फेंके जा रहा था। गुस्सा तो उसके सर पर एकदम हावी हो चुका था। वो बार बार अपने हाथों को दीवार पर मार जख्मी किए जा रहा था और अपने आप पर ही गुस्सा करते हुए बोले जा रहा था, मैं इतना कैसे बुरा हो सकता हूँ? मैं उसके साथ मैं बहुत खराब इंसान हूँ। क्यों क्यों वो लड़की बार बार मुझे जानवर बनने पर मजबूर कर देती है? मैं जितनी बार कोशिश करता हूँ कि उसके साथ अब बुरा नहीं करूंगा, अगले ही पल मैं उसके साथ उससे भी ज्यादा बुरा सलूक करता हूँ। मुझे उसके तकलीफ से इतना फर्क क्यों पड़ता है? मैं तो उसे इस कैद में इसीलिए रखा हूँ कि उसे टॉर्चर कर पाऊँ, फिर मैं इतना परेशान क्यों हो जाता है उसे तकलीफ देकर? सिद्धांत भी इधर अपने ही उलझन में खोया हुआ था। तभी सिद्धांत अनंत जी के तस्वीर को अपने हाथों में लेते हुए खुद से बोलता है, नहीं, मैं खुद को इतना कमजोर नहीं होने दे सकता हूँ। मेरा मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है और जब तक कि मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता है मैं उसे किसी भी कीमत पर आजाद नहीं करूंगा। लेकिन मुझे उससे अपनी जिंदगी की राज को छिपाना होगा। उसने इन तस्वीर को देख ली है, इसीलिए अब वो पूरी कोशिश करेगी कि इनके साथ मेरा रिश्ता क्या है ये सब जानने की, पर मैं उसे ये जानने नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि जो पहचान थी मेरी वो तो 21 साल पहले ही मर चुका था और उस दिन जन्म हुआ था एक डेविल की, और अब यही मेरी असलियत है और पहचान भी। अगली सुबह रिचेश वही हल्दी वाली लेप बड़े काका से बनवा कर लेकर सिद्धांत के पास आ गया। जब वो सिद्धांत के कमरे में आया तो उस वक्त सिद्धांत शीशे के सामने अपने मास्क से चेहरे को छिपा रहा था और एक बड़े से काले कोट पहने हुए था। उसे इस तरह से तैयार हुए देख रिचेश जल्दी से उसके पीछे आ खड़ा हो जाता है और थोड़ा हड़बड़ाते हुए पूछता है, डेविल सर, आप इस तरह से तैयार होकर इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? आपको पता है ना कि आपके जख्म इस वक्त कितने गंभीर है? इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। मैं आपके लिए ये हल्दी वाला लेप लाया हूँ, आपके जख्म पर इसे लगाने से जल्दी राहत मिलेगी। रिचेश की बात सुन सिद्धांत एकदम से उसके तरफ उसी डरावनी सी आंखें ले घूरने लगता है और भारी भरकम आवाज में बोलता है, मैं सिद्धांत अग्निहोत्री हूँ और मुझे इन मामूली जख्मों से कुछ नहीं होने वाला है। और रिचेश तुम भी इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और फेंको इस हल्दी को। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हें शायद याद नहीं होगा पर आज हमें मिस्टर रस्तोगी से मिलना है, उसके साथ डील भी फाइनल करनी है। अब चलो मेरे साथ। सिद्धांत इतना बोल झट से कमरे से निकलने लगता है, लेकिन रिचेश अभी भी सिद्धांत के तबीयत को ले परेशान था। वो खुद में बोला, इस तरह से अगर डेविल सर अपने जख्म पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। पर वो मेरी बात भी तो नहीं सुन रहे हैं, कैसे समझाऊं उन्हें? रिचेश इतना सोच वो हेल्दी वाला लेप को वही बेड पर रख तेजी में सिद्धांत के पीछे निकल गया। जब सिद्धांत घर से बाहर निकल रहा होता है तब अंशिका, जो अभी अपने कमरे से बाहर आई ही थी, उसे बाहर जाते हुए देख थोड़ा सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए खुद में कहती है, ये डेविल इस हालत में इस वक्त कहाँ जा रहा है? इसके जख्म अभी तो पूरे तरह से हरे हैं और अगर इसने अपने जख्म पर ध्यान नहीं दिया तो ये जख्म इसके शरीर को अंदर ही अंदर काफी नुकसान पहुंचा सकती है। पर इसे समझाएगा कौन? जो इसकी मर्जी होती है ये वही करता है, दूसरे के जिंदगी पर भी अपना हक जताता है। मेरे साथ इतना बुरा किया है इसने कि जी तो करता है कि इसे ऐसे ही मरने दूं, पर अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। क्योंकि मैं उसके तरह पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे जहाँ तक होता है दूसरे की जान बचाने की कोशिश करती हूँ, ना कि उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूंगी।
अंशिका एक गंभीर भरे आवाज में ये बोल वापस से अपने कमरे में लौट जाती है। मिस्टर रस्तोगी का अड्डा। सिद्धांत एक बड़े से ब्लैक कार में बैठे रस्तोगी के अड्डे पर जा पहुंचता है और तेजी में कार से निकलते हुए रिचेश से कहता है, रिचेश, अगर मिस्टर रस्तोगी हमारी डील नहीं मानता है तो तुम्हें पता है ना कि उसके साथ क्या करना है। तो दोस्तों, जिस डेविल ने अंशिका की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उसी अंशिका ने सिद्धांत की जख्म पर अपने हाथों से मरहम लगाई। क्या सिद्धांत के बाहरी जख्म पर जिस तरह से अंशिका मरहम लगाई है, उसके अंदर के दर्द पर भी वो मरहम लगा पाएगी? अब ये तो आपको कहानी के आगे ही पता चलेगी। तब तक आप सभी सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी नॉवेल डेविल की इनोसेंट वाइफ, और जुड़े रहिए हमसे हमारी कहानियों के माध्यम से।